हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मीनिंग तो उसी वर्ड में है, कंपेयर करना। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 20 ऑरेंजेस है, 5 एप्पल्स है, तो ये कंपेयर होगा कि 20 ऑरेंजेस है ज़्यादा है और 5 एप्पल्स क्या है, कम है। ये वर्डिंग में हो गया, लेकिन इसको मैथमेटिकली हम लोग रेशो में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 20 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स, फाइंड द रेशो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल। तो ये क्या हो गया, रेशो के फॉर्मेट में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि रेशो निकालिए, तो फिर ऑरेंजेस टू एप्पल बोला है, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, हमारा ऑरेंज रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, 20 ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय एप्पल कितने हैं, 5 एप्पल है। तो ये क्या हो गया, हमारा कंपैरिजन हो गया। तो इस रेशो को मैं और मॉडिफाई कर सकती, तो इसको क्या लिखूँगी मैं, 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रेशो हो गया। ठीक है, तो अभी ये रेशो के हम लोग क्या क्या कन्वर्जन कर सकते हैं, परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, और कौन से क्वेश्चंस इस रिगार्डिंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के हो सकते हैं, तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी है हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो अगर मेरे पास फ्रैक्शन दिया है तो उसका मैं कन्वर्जन परसेंटेज में कैसे करूँगी। ठीक है, तो अभी अगर मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन करूँगी 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, 4 से डिवाइड करूँगी, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये 25% हो गया। 1/4 जो फ्रैक्शन था उसका मीनिंग होता है 25%। ठीक है, अभी जो है दूसरा, कन्वर्ट एनी परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अभी तो मेरे पास पहले फ्रैक्शन था, उसका मैंने कन्वर्जन परसेंटेज में किया। अभी परसेंटेज का फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास दिया है 75%, ठीक है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूँगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 75 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 3/4 इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग डिस्काउंट्स। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं। आप कभी शॉप में गए होंगे, तो वहाँ पे अगर आपने कुछ परचेस किया तो उस पर वो क्या देते हैं, कभी कभी डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, आपने अगर नोटबुक खरीदी तो उसके ऊपर जो मार्क प्राइस रहता है, पीछे अगर देखा होगा आपने, तो वो मार्क प्राइस पे क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पे ही रहता है। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस रहती है उससे अगर मैंने सेलिंग प्राइस माइनस किया तो वो क्या रहता है, हमारा डिस्काउंट रहता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, मार्क प्राइस है, मान लेते हैं नोटबुक की प्राइस है हमारी 100 रुपीज़। ठीक है, उस पर उसने कितना डिस्काउंट दिया, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया कि 10 रुपीज़ लेस करेंगे वो। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, फिर 90 रुपीज़ हो जाएंगी। मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 90 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपीज़ उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो ये यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो गया, हमारा 10 रुपीज़ हो गया। लेकिन अभी बात आती है डिस्काउंट परसेंटेज। कभी कभी लिखा रहता है 30% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो वो परसेंटेज के फॉर्मेट में रहता है। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो भी किससे रिलेट होता है, हमारा मार्क प्राइस से ही होता है। ठीक है, जो मार्क प्राइस है उस पर ही हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, अभी सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया था, 10 रुपीज़ का दिया था। ठीक है, और मार्क प्राइस कितनी है हमारी, 100 रुपीज़ है, और इंटू 100 है परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया मेरा, 10% आ गया। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि 100 रुपीज़ की नोटबुक है, मैं 10% डिस्काउंट में दे देता हूँ। तो वो कैलकुलेट करेगा और उतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो यही होता है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हम लोग या फिर आपके जो भी पिताजी है या फिर माताजी है, तो वो क्या करेंगे, जो भी इनकम उनकी रहती है उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। कुछ टैक्स जो रहता है वो हम लोगों को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन से टैक्स आते हैं, अभी सेल्स टैक्स हो गया। ठीक है, जो सेल्स पे जो टैक्स भरना पड़ता है,
वैल्यू एडेड टैक्स एक उसी का टाइप का है, ठीक है। और दूसरा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे आप कभी होटल में गए तो वहाँ पे आपने खाना खाया, तो वहाँ पे क्या होता है, जीएसटी के साथ वो बिल पे करना पड़ता है, मतलब हमने ही खाना खाया और उसका हम लोगों को ही गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन यही एक प्रोसेस रहता है हमारा देश चलाने के लिए, कि हम लोग ही टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसी से क्या होता है, पूरा वो देश का जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया या फिर जो भी रोड्स वगैरह बनते हैं वो उसी टैक्स से चलाते हैं। लेकिन ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू निकालना है टैक्स का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टैक्स कैसे निकाला जाता है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी कॉस्ट प्राइस रहेंगी, मान लेते हैं कि अगर मुझे जीएसटी भरना है फूड पे, मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला कि आप होटल में गए, वहाँ पे क्या कुछ खाना खाया, उसका प्राइस था 500 रुपीज़, उसकी जो प्राइस पे करनी है आपको 500 पे करनी है, ठीक है। उस पर जीएसटी लगेगा आपको 5%, ठीक है। वो क्या करेंगे, 5% जीएसटी लगा देंगे 500 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे 5% रहेगा रेट जो भी लगेगा, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 500 जो है वो आपकी इनिशियल प्राइस थी, उसके ऊपर टैक्स लगा के वो ऐड करेंगे और उतना बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 5 इज़ 25 रुपीज़ इज़ टैक्स, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा आपको होटल में, 525 रुपीज़, ठीक है। तो 500 तो एक्चुअल प्राइस थी और जीएसटी मिला के वो 525 रुपीज़ हो गई, ठीक है। ये हो गया टैक्स का। अभी इसी तरीके से हम लोग सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी तो मैंने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज लिखे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, जो भी कुछ लोन लिया या फिर किसी से लोन ही ले, एग्जांपल ले लेते हैं, किसी से लोन ले लिया, ठीक है। तो उस पर क्या लगता है ना, इंटरेस्ट पे वो आपको पे करना पड़ता है। मतलब मैंने अगर 100 रुपीज़ किसी से लोन लिया तो वो मुझे इंटरेस्ट मिला के उसको पे करना पड़ेगा 2 साल में, 3 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो प्रिंसिपल ये क्या रहता है, हमारा प्रिंसिपल जो रहती है वो इनिशियल अमाउंट रहती है। मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपीज़ लोन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया, 10,000 रुपीज़ हो गया। तो इस पे मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 2 साल, क्योंकि 2 साल मैंने इस्तेमाल किया है तो मुझे इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मुझे 10,000 जो है कि मुझे वो 2 साल के लिए चाहिए, तो टाइम कितना है, 2 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम क्या रहता है, ईयर्स में रहता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना लगेगा, 10%। मान लेते हैं कि बैंक ने मुझे 10% पे ये 10,000 रुपीज़ दे दिया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, रेट 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट से मैं कैलकुलेट करूंगी अभी। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना जाएगा, 2,000 रुपीज़। मतलब मुझे 2 साल बाद 10,000, हाँ 10,000 मतलब 12,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अभी दूसरा टॉपिक रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी यहाँ पे जो था प्रिंसिपल मैंने एक ही कंसिडर किया, ठीक है, 10,000। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मतलब हर बार वो चेंज होता रहता है। इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर जो इंटरेस्ट वाली टोटल वैल्यू आ जाएगी उस पर हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 10,000 रुपीज़ ले लेती हूँ, ठीक है, 1,000 रुपीज़ मैंने बोरो किए, ठीक है। उस पर मुझे 1 साल के लिए या फिर हाँ अभी 2 साल के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए मुझे 1,000 रुपीज़ चाहिए एट 10% ऑफ इंटरेस्ट। मुझे कितना पे करना है, अभी 10% ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना है। तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 ईयर के लिए 10% कैलकुलेट करूँगी। तो 10% ऑफ 1,000 कैसे निकालते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1,000, ठीक है। तो 10 ये क्या है, परसेंटेज ऑफ 1,000,
वैसे ही निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो मेरा इंटरेस्ट कितना पे करना है मुझे, 1 साल में 100 रुपीज़ पे करना है। तो यहाँ पे जो 1 साल बाद जो प्रिंसिपल रहेगा हमारा मेरा, वो क्या रहेगा, 1100 रुपये। ठीक है, तो ये 10% आपको समझ में आ गया, या फिर मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे 10% ऑफ 1000 निकालना है। ठीक है, उसी पे इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज में हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका परसेंटेज निकालना है, जो टोटल वैल्यू का है उसका। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, और 10 इंटू 10 इज़ 100। ठीक है, ये हो गया। अभी ये हो गया हमारा 1 ईयर के बाद जो आया वो वैल्यू। अभी इसके ऊपर मुझे क्या करना है, फिर से 10% निकालना है। ये क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड ईयर का क्या इंटरेस्ट कैसे रहेगा, सेम 10%, क्योंकि मैंने 2 साल के लिए क्या किया है, बोरो किया है। तो अभी 1100 पे मुझे 10% निकालना है। ठीक है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे कितना जाएगा, ये हमारा 110। तो यहाँ पे 110 प्लस 1100 इज़ 121, तो 1210। ठीक है, तो ये इतनी अमाउंट मुझे क्या करनी पड़ेगी, टोटल देनी पड़ेगी आफ्टर 2 ईयर्स। ये कैसे कैलकुलेट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में मेरा बेस हमेशा एक ही रहेगा, जो इनिशियल रहेगा, लेकिन यहाँ पे बेस हमेशा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे 1 साल में मेरा इंटरेस्ट पे जो भी वैल्यू आया था, वो प्रिंसिपल कंसिडर करके मैं नेक्स्ट ईयर का निकालूंगी। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे है, बेसिकली जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है 1210, ठीक है, और माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, 1000। तो यहाँ पे 1210 माइनस 1000 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो रहेगा, मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 210 रुपीज़। ठीक है, तो अभी अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है। अभी ये कैसे 2 ईयर्स के लिए दिया है, कभी ज़्यादा ईयर्स का दिया है तो वो डिफिकल्ट जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये जो 1210 निकाला था मैंने, वो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल और इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट जो रहेगा 10% जो भी लिया था, तो रेट डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर n, वेर n इज नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए मैंने वो पैसे बोरो किए हैं। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहीं पे ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट है, अभी ये एग्जाम्पल दिया है, तो मैं ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दिया है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कंपाउंडेड एन्युअली, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला दिया है। अभी पहले तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमें, और नंबर ऑफ ईयर्स दिया, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे दिया है ईयर्स कितना दिया है, 2 ईयर्स दिया है। ठीक है, और रेट दिया है हमारे पास 5%। ठीक है, तो अभी अमाउंट लिखते थे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे p इज़ फॉर प्रिंसिपल, r इज़ फॉर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000 दिया है, 1 प्लस यहाँ पे रेट कितना दिया है, 5 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, तो अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,000 एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 रेस्ट टू द पावर 2। तो अभी ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8,000 इंटू क्या आ जाएगा, ये 20 इंटू 1 इज़ 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो ये आ गया रेस्ट टू द पावर 2। अभी यहाँ पे 21, तो 8,000 इंटू 21 या फिर
यहाँ यहाँ पे अंदर लिख लेती हूँ 21 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर। तो अभी ये स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इटसेल्फ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8000 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20। स्क्वायर का वही मीनिंग होता है कि पूरे इसका स्क्वायर, मतलब वो 2 बार 2 इसमें स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो 21 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 ज़ा 1 0, तो 441 इंटू 20, 441 इंटू 20, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। 8820 क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया यहाँ पे। अभी क्या निकालना है मुझे, सी यहाँ पे लिख लेती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, अमाउंट। तो ये अमाउंट है मेरा, ठीक है, 8820 माइनस प्रिंसिपल रहता है। तो प्रिंसिपल क्या है 8000 है, यहाँ पे ये अमाउंट लिखा है मैंने और यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल है। तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 820। तो 820 क्या रहेगा, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अभी अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि कुछ डिप्रिशिएट हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कब डिक्रीज़ होती है, कभी कभी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है, कभी कभी जो भी आपकी वैल्यू है, मतलब कुछ टेबल वगैरह है आपके पास या फिर कुछ भी मशीनरी है, ठीक है, तो वो दिन ब दिन क्या हो जाती है, डिप्रिशिएट होती है, मतलब वो पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उस केस में हम लोग उसका जो अमाउंट रहता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डिप्रिशिएशन के टाइम पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये माइनस साइन एक्स्ट्रा है, ठीक है, पहले प्लस था तो यहाँ पे माइनस साइन है। और डिप्रिशिएशन का मीनिंग क्या होता है, जो वैल्यू डिग्रेड होती है। डिग्रेड का मीनिंग क्या बोला मैंने अभी बोला कि जो भी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, कम हो जाती, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। तो अभी एक्सरसाइज 7.1 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।